गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? मैं प्रोफेसर आनंद कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एसएनसी कॉलेज टिकारी गया। तो निश्चित है कि आप अच्छे ही होंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूरोसिस एंड साइकोसिस के बारे में, यानी कि स्नायु विकृति और मनोविकृति। आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो आपको मिलेगा ये चैप्टर आपको पढ़ना है। तो न्यूरोसिस एंड साइकोसिस के बारे में हम बात करेंगे और आज के टॉपिक में हम खासकर न्यूरोसिस के बारे में ही बात करेंगे, यानी कि स्नायु विकृति। इसे हम मन स्नायु विकृति भी कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी। तो आप देख पा रहे हैं डेफिनेशन में कि जो लिखा हुआ है, स्नायु विकृति का तात्पर्य यह है कि इस अवस्था में व्यक्ति या रोगी का संबंध भौतिक वातावरण या वास्तविकता से टूटता नहीं है। इसे क्रियागत विकृति यानी कि फंक्शनल डिसऑर्डर भी कहते हैं। निश्चित है कि डेफिनेशन में समझने में आपको दिक्कत हो रहा होगा। हम कुछ उदाहरण के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कई ऐसे बीमारियां होती हैं, मानसिक बीमारियां, जिसमें कई अलग अलग तरह के कैटेगरी होते हैं। तो जनरली पहले, यानी कि काफ़ी पहले, हम इसे दो कैटेगरी में समझने की कोशिश करते थे। जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि मानसिक विकृतियां हैं, पहले सामान्य रूप से दो कैटेगरी में समझा जाता था। एक तो था न्यूरोसिस, दूसरा था साइकोसिस। तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं न्यूरोसिस के बारे में, तो न्यूरोसिस में वैसे बीमारियों को रखा गया था जिसमें व्यक्ति को समस्याएं तो थीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो डेली रूटीन था, यानी कि जो एक सामान्य व्यक्ति जिस तरह का अपना दैनिक जीवन जीता है, वो बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन वो इमोशनली रूप से कहीं ना कहीं बिहेवियरली वो काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रोगी का संबंध भौतिक वातावरण या वास्तविकता से टूटता नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वैसे रोगी या वैसे पेशेंट जिनको चिंता विकृति है या किसी तरह का तनाव है या कोई और भी कैटेगरी जो न्यूरोसिस का है, जैसे कि फोबिया है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स अगर किसी व्यक्ति में हैं तो उनका जो जीवन होता है वो पूरी तरह बाधित नहीं होता है। वो अपने सारे जो दैनिक क्रियाकलाप है वो करते हैं, अपना जॉब करना, पढ़ाई करना, या अगर गृहिणी है तो घर के काम करना, लेकिन वो सामवेगिक रूप से, यानी कि इमोशनली रूप से वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब होते हैं। उनका थिंकिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है, वो बिहेवियर जो उनका होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। वो काफ़ी गुस्सा करे, काफ़ी चिड़चिड़ापन रहें, या जो उनका परफॉर्मेंस जो होता है वो जो सामान्य रूप से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो न्यूरोसिस के अंतर्गत कई तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो न्यूरोसिस जो है या साइकोसिस है, ये जनरली अब यूज नहीं होता है। ये पहले डीएसएम या आईसीडी में इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन अभी जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। इसे किसी और टर्म में उपयोग हम करते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं कि न्यूरोसिस जो है वो मुख्य रूप से इसके जो हम कुछ फीचर कह सकते हैं जिसे हम समझने में हमें काफ़ी आसानी होगी। जैसे कि पहला जो है सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस टू द पेशेंट। तो जो पेशेंट जो होते हैं, यानी जो रोगी होते हैं, उन्हें सब्जेक्टिव रूप से जो होता है उन्हें डिस्ट्रेस होता है। देखिए, ये समझने की ज़रूरत है कि डिस्ट्रेस क्या होता है। आपने स्ट्रेस के बारे में सुना होगा, तो मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं यहाँ पे कि डिस्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस दो तरह का होता है। एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस में क्या होता है कि व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस होता है वो बढ़ जाता है
काम करने की जो गति होती है, कार्य क्षमता जो होती है, उसमें स्ट्रेस के कारण बढ़ जाता है। वहीं अगर हम बात करें डिस्ट्रेस में, तो व्यक्ति की जो क्षमता होती है, कार्य क्षमता जो होती है, वो घट जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई विद्यार्थी है, अगर वो एग्ज़ाम के समय प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप देखेंगे कि अगर आप खुद में भी अनुभव किए होंगे कि आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ जाती है, आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, कम समय में काफ़ी चीज़ें आपको याद भी हो जाती है। और जबकि जो एग्ज़ाम जो 2 से 3 घंटा का जो एक एग्ज़ाम का शेड्यूल होता है, उसमें आप काफ़ी चीज़ें लिख पाते हैं, जो कि सामान्य रूप में अगर आपको किसी और दिन बैठ के लिखना पड़े 3 घंटा में, तो आप नहीं लिख पाएंगे। अगर वहीं डिस्ट्रेस के बारे में बात करें, तो डिस्ट्रेस में क्या होगा कि व्यक्ति का जो कार्य क्षमता होता है कम हो जाता है। कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि एग्ज़ाम का जो जब उन पे डिस्ट्रेस होता है तो वो पढ़ भी नहीं पाते हैं, जो चीज़ें याद होता है वो भी भूल जाते हैं। तो ये तो हुआ सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस टू द पेशेंट। तो जिनको न्यूरोसिस की समस्या होगा वो डिस्ट्रेस फील करेंगे सब्जेक्टिव रूप से, वो आपको बाहर दिखेगा नहीं। दूसरा जो है इनसाइट इज प्रेजेंट, यानी कि इनसाइट का मतलब होता है उन्हें पता होता है, उन्हें सूझ होता है कि उन्हें किसी तरह की मानसिक समस्या है, या अगर ये भी नहीं हो जानते कि मानसिक समस्या है तो उन्हें लगेगा कि हाँ, कोई ना कोई हमारे अंदर किसी चीज़ की गड़बड़ी है, जो कि आम लोगों की तरह हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है आम लोगों की तरह नहीं होता है। थर्ड में जो है वो पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर आर रिलेटिवली प्रिजर्व एंड नॉट यूजुअली ग्रोसली डिस्टर्ब। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें जो पर्सनैलिटी होती है और बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है कि एक जो ग्रोसली डिस्टर्ब, यानी कि पूरी तरह से यूजुअली जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, होता तो है लेकिन वो पूरी तरह से नहीं होता है। पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। फोर्थ जो है वो है द कॉन्टैक्ट विथ एनवायरनमेंट एंड रियलिटी इज प्रजेंट। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि जो रियलिटी जो मतलब ये यानी इनका जो कांटेक्ट होता है इन्वायरमेंट के साथ वो बिल्कुल सही होता है, रियलिटी भी इनमें प्रेजेंट होता है। कांटेक्ट विथ एनवायरनमेंट और रियलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हम साइकोसिस के जो पेशेंट होंगे, यानी कि जिन्हें सीवियर मेंटल डिसऑर्डर होता है, उनका एनवायरमेंटल के साथ कांटेक्ट नहीं होता है, यानी कि वो वास्तविकता से दूर होते हैं, उनकी एक अलग दुनिया होती है, वो अलग तरह के सोचते हैं, उन्हें समाज के रूल रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं होता है, कहीं भी चलना, कहीं भी घूमना, कुछ भी बोलना, कपड़ा पहन भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ उठा के खा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो कहीं न कहीं उनका जो कांटेक्ट जो होता है रियलिटी से या एनवायरनमेंट से नहीं होता है। लेकिन न्यूरोसिस के केस में ऐसा नहीं होता है, वो उनका जो कांटेक्ट होता है वो एनवायरनमेंट के साथ भी होता है, रियलिटी के साथ भी होता है। वो सारे सामाजिक नियमों का पालन करते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी बिहेवियरली रूप से वो क्या होते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। आगे जो है फिफ्थ में आप देख पा रहे होंगे एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक कॉजेटिव फैक्टर्स, यानी कि इसमें किसी तरह का ऑर्गेनिक कारण नहीं होता है, कोई फैक्टर नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिसमें कि ऑर्गेनिक कारण होता है, यानी किसी का एक्सीडेंटल अगर किसी कोई कारण हो जाए, मस्तिष्क में क्षति हो जाए, यानी कि ब्रेन इंजरी हो जाए, तो उस समय किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर होने का चांसेस होता है। तो उसमें मेंटल डिसऑर्डर होने का चांसेस होता है। लेकिन न्यूरोसिस में इस तरह की समस्या नहीं होती है, कोई ऑर्गेनिक कॉजेज नहीं होता है। नेक्स्ट है सीवियर स्ट्रेस एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर।
इसमें सीवियर स्ट्रेस भी देखने को मिलता है, यानी कि तनाव, और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर यानी कि समायोजन विकृतियाँ, यानी कि जिन्हें न्यूरोसिस की समस्या है उन्हें कहीं न कहीं एडजस्टमेंट एबिलिटी उनमें कम पाया जाता है। वो आसानी से नहीं घुल मिल सकते हैं, एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। उनका जो इंटरनली जो उनको यानी कि सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस जो उनको उनके अंदर होता है, जिसके चलते उन्हें एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे डिसोसिएटिव कन्वर्सन डिसऑर्डर, इसे हम मनोविच्छेदी विकृतियाँ भी कहते हैं। आपने कई सारे मूवी देखे होंगे या कई ऐसे कहानियाँ भी पढ़े होंगे कि जिसमें एक व्यक्ति के अंदर कई तरह का पर्सनैलिटी देखने को मिलता है, एक अलग रूप भी देखने को मिलता है। और ख़ासकर कुछ ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा कि अचानक उसके अंदर भूत आ गया या कोई एक अलग सी शक्ति उसके अंदर आ गया, वो अलग तरह का बातें करने लगा। तो ये जनरली क्या होता है, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंतर्गत पाया जाता है, और ये मुख्य रूप से स्ट्रेस के कारण होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के बारे में। इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। ये भी निश्चित है कि ये न्यूरोसिस के अंतर्गत में आता है, एंड अदर न्यूरोटिक डिसऑर्डर, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूरोसिस जो टर्म है वो काफ़ी पहले यूज होता था, लेकिन अभी जो ICD-10 में, अभी तो खैर ICD-11 आ चुका है, लेकिन ICD-10 के हिसाब से जो कैटेगराइजेशन किया गया है वो है न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, है ना। इसमें कैटेगराइजेशन किया गया और इसी के अंतर्गत न्यूरोसिस के सारे डिसऑर्डर को वो इसके अंतर्गत रखा गया है। पहला जो है वो है फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी दुर्भिति विकृति, ये दुर्भिति चिंता विकृति इसको हम बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं कर पाया। दूसरा जो है अदर एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी चिंता विकृतियाँ। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि हम इसके नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे कि फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर यानी एक चिंता विकृति का एक प्रकार है। फोबिया आप सुनते होंगे, ऐसे भी अभी कोरोना का काल चल रहा है तो आप कोरोफोबिया या कोरोना फोबिया लोग बहुत सारे टर्म को यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है अदर एंजाइटी डिसऑर्डर, चिंता विकृतियाँ। कई तरह की चिंता विकृतियाँ भी होती हैं और इंसान किसी न किसी चीज़ों से चिंता में हमेशा फंसा रहता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी मनोग्रस्ती बाध्यता विकृतियाँ। ये अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ा हुआ मिलेगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अभी के समय से मिलता जुलता बीमारी है। जैसे कि बार बार हाथ धोना, बार बार ताला चेक करना, बहुत ज़्यादा सफाई करना, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में पाया जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन टू सीवियर स्ट्रेस एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। सीवियर स्ट्रेस एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, हम पहले भी इसके बारे में बताएं कि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होता है और जो स्ट्रेस जो होता है वो काफ़ी गंभीर रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट जो है डिसोसिएटिव कन्वर्सन डिसऑर्डर, मैंने इसके बारे में बताया आपको, ठीक है। मनोविच्छेदी विकृतियाँ, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे। खासकर इसमें जैसे कि हाइपोकॉन्ड्रोसिस एक प्रॉब्लम होता है, जिसे बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर भी इसके अंतर्गत आया है, जिसमें लोग बढ़ा चढ़ा के अपने बीमारी को देखते हैं। अगर उन्हें एक कोई छोटा सा घाव भी हो गया, कोई किसी तरह की इंजरी हो गया, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि कहीं उन्हें वह कैंसर का रूप ना ले ले। एंड अदर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, यानी कि अन्य स्नायु विकृतियाँ।
तो आज हमने बात किया न्यूरोसिस एंड साइकोसिस के बारे में। साइकोसिस के बारे में तो खैर हमने बात नहीं किया, आगे हम बात करेंगे। न्यूरोसिस के बारे में हमने बात किया। तो आज का जो हमारा क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। निश्चित ही आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे उत्साह को बढ़ाइए। और हम और भी नए नए जो आपके चैप्टर हैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको समझाएं। किसी तरह कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट में दीजिए, पूछिए, मैं उसको आपको कोशिश करूँगा कि उसे आपको दूर किया जाए, उसका सॉल्यूशन किया जाए। ओके, थैंक यू। ये रेफरेंसेस है, आप इसे देख सकते हैं। किस किस बुक से ये लिया गया है, आप ये बुक को प्रेफर भी कर सकते हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। वंस अगेन धन्यवाद, थैंक यू।